ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो प्रमुख नदी है वो ब्रह्मपुत्र खुद है। और ब्रह्मपुत्र दुनिया की ऐसी नदी है जिसका सबसे अधिक नाम है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की ऐसी नदी है जिसका सबसे ज्यादा नाम है। यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है जो चीन के तिब्बत और भारत तथा बांग्लादेश में बहती है और इसका तीनों देशों में अलग अलग नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही एक हिस्सा है, यांगसी ग्लेशियर। यांगसी ग्लेशियर यहाँ पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, उसी का एक भाग है यांगसी ग्लेशियर। यांगसी ग्लेशियर अगर परीक्षा में पूछ लिया कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या है, ऑप्शन में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर दिया तो वही सही रहेगा, अगर वह नहीं रहेगा तो यांगसी ग्लेशियर सही होगा। तो ये तिब्बत के यांगसी ग्लेशियर से निकल करके पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर हिमालय के समांतर बहती है, हिमालय के समांतर बहती है। और तिब्बत में इसका नाम शांगपो है, तिब्बत में इसका नाम शांगपो है। अब ये तिब्बत की राजधानी से आगे ये एकाएक दक्षिण दिशा में मुड़ करके भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। ये भारत में प्रवेश करती है। तो भारत के जिस राज्य में यह प्रवेश करती है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय, ग्रेट हिमालय का जो भाग है वो है नामचा बरवा, नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी को काटते हुए, जब कोई नदी किसी पर्वत को काटती है, पहाड़ को काटती है, तो उसमें दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये मान लीजिए ये पहाड़ है, अभी तो नदी जब इधर आएगी, पहले जल इधर स्टोर होगा, अब नदी ओवरफ्लो करेगी। जब ओवरफ्लो करेगी तो समय के साथ इस पहाड़ को काटते जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा इस पहाड़ को इस तरह से काट देगी, ऐसे। अब नदी यहाँ बहेगी तो इसको कहते हैं कैनिंग, कैनिंग। तो यहाँ नामचा बरवा में एक कैनिंग बना करके ये आगे जा रही है, आगे। अभी यहाँ पर तमाम पर्वत श्रेणियाँ हैं, तमाम पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके बाद ये अगले पर्वत श्रेणी को काट करके अब उसका रुख ऐसे कर देती है, इस तरह से। तो इसको कहते हैं गाज, गाज कहते हैं। और ये जो अगल बगल का खाली वाला जगह है इसको माउंटेन पास कहते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में यांगयप दर्रे से प्रवेश करती है और यहाँ पर दिहांग गाज बनाती है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम दिहांग नदी है, दिहांग नदी है। और जहाँ पर ये काट रही है नामचा पर्वत श्रेणी को, वहाँ पर इसका नाम सिहांग है। तो देखिए नाम में कंफ्यूजन न होने पाए। अब ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ राज्य असम है। असम का जो सबसे पूर्वी भाग है ये है हमारा सदिया, सदिया।
और इधर जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है ये है धुबरी। अब ये नदी असम घाटी में बहती है, यानी अब ये दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश से असम घाटी में बहती है। जब ये नदी असम घाटी में बहती है, अब इसको हम थोड़ा सा चौड़ाई में बना दें। ये जब ये असम घाटी में बहती है, मतलब सदिया से जैसे ही असम में प्रवेश करती है, तब इसका पॉपुलर नाम होता है ब्रह्मपुत्र। मतलब असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये नदी धुबरी के पास जो शिलांग पठार है, शिलांग पठार मेघालय में है, उसको मेघालय का भी पठार कहते हैं। यहाँ पर नामचा ये जो है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। इन्हीं पहाड़ियों से फिर ये नदी अब देखिए किस दिशा में मुड़ रही है, दक्षिण दिशा में मुड़ करके ये पश्चिम बांग्लादेश का ये बॉर्डर है। धुबरी जो है बांग्लादेश का बॉर्डर है, असम में पड़ता है। अब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जैसे ही यह नदी प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, अभी असम में ये तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना नाम हो जाता है बांग्लादेश में। अब फिर ये आके इधर से ये गंगा नदी आ करके मिल रही है, तो गंगा की यहाँ पर वितरिका है हुगली, ये हुगली नदी है और इसको कहते हैं भागीरथी। लेकिन भागीरथी कहते हैं भारत में भागीरथी कहते हैं। और यही गंगा जब बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में, तो यहाँ पर ये भागीरथी पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब पद्मा जमुना में, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र में मिल करके आगे बढ़ रही है। और यहाँ मणिपुर से एक नदी आती है जो असम होते हुए फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आ करके किसमें मिलती है, ये पद्मा में मिलती है। पद्मा में ये नदी मिलती है बराक नदी, ये है बराक नदी। फिर पद्मा और बराक नदी की जो जलधारा है इसको कहते हैं मेघना, इसको कहते हैं मेघना। अब ये नदी कई धाराओं में बट करके सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करते हुए बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसमें बहुत सारी बातों को हमें बताना है। देखिए, अब हम इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। पहले एक बार नाम को दोहरा लें। ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में सांगपो है। सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। अब इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ यारलुंग भी कहते हैं इसी तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी को, जहाँ पर ये नामचा बरवा पर्वत श्रेणी को काटती है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम सिहांग होता है। उसके आगे नामचा बरवा से थोड़ा सा आगे ये यांगेप दर्रे से होकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। और दिहांग के आगे सदिया से जब ये असम की घाटी में प्रवेश करती है, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ये धुबरी से दक्षिण दिशा में मुड़ते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। और इसके जो तथ्य है उसको देखना है। ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये गम्फिल मार्ग से गुजरती है। गम्फिल मार्ग का मतलब होता है स्लोपदार रास्ता, ढालदार रास्ता। ये पहाड़ों को काट रही है, पहाड़ों को काट करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पहाड़ों को काट करके असम घाटी में जब प्रवेश करती है, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा निक्षेप को लाती है। वो निक्षेप यहाँ मैदानी इलाकों में जमा होने लगते हैं, ऐसे जमा होने लगते हैं। बीच में कई जगह वो निक्षेप जमा है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा निक्षेप है
कि एक नदी डेल्टा का रूप ले लिया है, नदी डेल्टा का रूप ले लिया है, जिसको कहते हैं मांजुली, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ये कहाँ पर है? असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप, समुद्र का द्वीप नहीं, ये नदी द्वीप है। और असम सरकार 2016 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, असम सरकार 2016 में इस नदी द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया। यह है मांजुली द्वीप जिला। तो पूरे विश्व में यही एक ऐसा नदी द्वीप है जो डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया गया, बदला गया। ये एक उपजाऊ जगह है। वैसे आज ये सॉइल इरोजन से जूझ रहा है, कई किलोमीटर वर्ग में इसका क्षेत्रफल है। तो अब इसकी सहायक नदियों को हम लोग देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। ये मांजुली द्वीप हो गया। तो जब ये नदी यहाँ से मुड़ रही है, पहले तो बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, नामचा बलवा के पास ये दक्षिण दिशा में बहती है। फिर सदिया के पास, सदिया के पास इसकी दिशा हो जाती है पूर्व से पश्चिम। धुबरी के पास फिर इसकी दिशा हो जाती है उत्तर से दक्षिण। तो इस तरह से ये सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली ये अभी नदी है। लेकिन अगर कहीं परीक्षा में पूछ लेता है कि मार्ग परिवर्तन में कौन सी नदी विख्यात है, यदि कोसी नदी नहीं ऑप्शन में देता है, ब्रह्मपुत्र देता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ही सही माना जाएगा। वैसे कोसी नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए विश्व विख्यात है। तो ध्यान दें। अब हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा जगह कर लेते हैं, मिटा देते हैं। ये मांजुली द्वीप आप जान चुके हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम दिहांग है। सदिया के पास देखिए नदी ऐसे बह रही है, जिस ओर नदी बहे उसी ओर मुंह करके आप खड़ा हो जाएंगे। आपके दाहिने ओर नदी का दायां तक कहलाएगा, बाएं हाथ की ओर बायां तक कहलाएगा। यानी बाएं ब्रह्मपुत्र के बाईं ओर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहली सहायक नदी है यह है दिवांग। दिवांग, भाई नाम में जो है कंफ्यूजन न हो। ब्रह्मपुत्र की पहली सहायक नदी है बाएं ओर से दिवांग। इसके बाद यही सदिया के पास ही दूसरी सहायक नदी है लोहित। लोहित दूसरी सहायक नदी है। सदिया के पास ही दूसरी सहायक नदी है लोहित। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आप जान लीजिए। भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल अब हो गया है सदिया ढोला पुल। सदिया ढोला पुल। तो ये जो बांध है यहीं से बनाया गया है, ऐसे लोहित नदी से बनाया गया है, लोहित नदी पर बनाया गया। इसको कहते हैं ढोला सदिया पुल। सदिया से ढोला तक ये पुल है और इसकी लंबाई 9.1 किलोमीटर है। भारत का ये सबसे लंबा पुल अब हो चुका है। भारत का ये सबसे लंबा पुल है। पहले पटना का महात्मा गांधी सेतु पुल था, लेकिन अब हो गया है ढोला सदिया पुल, लोहित नदी पर बना हुआ है। इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। भूपेन हजारिका भारत रत्न पुरस्कार पाए थे। यह एक संगीतकार हैं और उन्हीं के नाम पर इसे भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। भूपेन हजारिका पुल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। तो ये दूसरी सहायक नदी लोहित नदी है, इसको खूनी नदी भी कहते हैं। अब आते हैं इसके आगे। इसके आगे दाएं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदी है वह है बूढ़ी दीवांग। बूढ़ी दीवांग के पास ही इधर बाएं ओर डिब्रूगढ़ शहर बसा हुआ है असम में। अब इसके आगे जो सहायक नदी है
देखिए भाई, इधर शिलांग का पठार है, इसको हम मेघालय का पठार भी कहते हैं। इधर हिमालय है, बीच का एक मैदानी भाग है। इधर से भी जो नदी निकलती है वो ब्रह्मपुत्र में जा करके गिरती है, और उधर से जो नदी आती है वो भी ब्रह्मपुत्र में आकर के गिरती है। असम पूरा मैदानी भाग है, असम में कोई पहाड़ पर्वत नहीं है। असम एक मैदानी भाग है, और दो पहाड़ों के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसको कहते हैं घाटी, इसलिए इसको असम घाटी भी कहा जाता है। तो ये बूढ़ी दिवांग के आगे, बूढ़ी दिवांग के आगे जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है इसको कहते हैं धनश्री, धनश्री है, धनश्री। और इसके आगे जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ये है कपिली। कपिली, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। कामरूप शहर, कामरूप शहर कपिली नदी के किनारे, या कामरूप नगर कपिली नदी के किनारे पर बसा है। वैसे असम का जो पुराना नाम है वह कामरूप ही है। यह कामरूप किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये कपिली नदी के किनारे बसा है। तो ब्रह्मपुत्र के बाएं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, दिवांग है, लोहित है, बूढ़ी दिवांग है, धनश्री है, कपिली है। ये हो गया दिवांग नदी पर। दिवांग नदी पर जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिवांग नदी है, उस पर भारत का सबसे ऊंचा बांध प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। बांध बनेगा इस पर, दिवांग नदी घाटी परियोजना बनाई जाएगी, जिस पर एक बांध बनेगा और इसकी ऊंचाई होगी 278 मीटर। जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है अभी प्रेजेंट टाइम में टिहरी बांध है, और वो 250 के आसपास उसकी ऊंचाई है। और ये जो बांध बनेगा दिवांग नदी घाटी परियोजना के लिए जो बांध बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई होगी 278 मीटर। ये भी जान लीजिए। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है दाईं ओर से मिलती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे धनश्री है, इसको कहते हैं धनश्री। सुबनश्री है। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनश्री है, और जो ब्रह्मपुत्र में दाहिने ओर से मिलती है। इसके आगे फिर यहाँ पर एक नदी और है, यह भी आपको खूब अच्छी तरह से जानना है, संकोश नदी। संकोश नदी भूटान से आती है, भूटान से आती है और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। संकोश नदी पर बहुत अधिक परियोजनाएं, लगभग 2 परियोजनाओं को भारत अपने सहयोग से भूटान में बना रहा है संकोश नदी पर। इसके आगे जो दाहिने ओर से नदी मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मानस नदी। मानस शब्द आप लोग सुने होंगे, कक्षा 3 से ही पढ़ाया जाता है जीके में। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस नेशनल पार्क, यह टाइगर के लिए और एलिफेंट के लिए मशहूर है। मानस नदी के किनारे है, और मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है, ये जो तिब्बत से आ रही है, तिब्बत के जेम्बो ग्लेशियर से चोलामू झील होते हुए ये नदी आ रही है। इसको कहते हैं तीस्ता नदी। ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है, जो बांग्लादेश में जाकर के ये जमुना में मिलती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ये तीस्ता नदी तिब्बत की जीवन रेखा कहलाती है। तीस्ता नदी
तिब्बत की जीवन रेखा कहलाती है और यह तिब्बत की बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। तिब्बत की एक जनजाति है लेप्चा जनजाति। लेप्चा जनजाति तिब्बत पर बनाई जा रही परियोजना, तिब्बत परियोजना का विरोध करती है। लेप्चा जनजातियों का मानना है कि मरने के बाद हमारी आत्मा तिब्बत नदी से होते हुए गंगा में जाती है, इसलिए यह जनजाति तिब्बत पर जो परियोजना, नदी घाटी परियोजना जो बनाई जा रही है उसका विरोध करती है। और तिब्बत में एक ऐसा क्षेत्र है जो केवल लेप्चा जनजातियों के लिए है, वहाँ पर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति जमीन खरीद करके घर नहीं बना सकता है, उनके लिए संविधान में ही सुरक्षित किया गया है। और तीस्ता नदी के बारे में कुछ पौराणिक महत्व ये है, ये माना जाता है तीस्ता नदी पार्वती जी के स्तन से निकली हुई है। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो विशेषताएं थी, जो बातें थी, सब बता दिए हैं। तीस्ता नदी को तिब्बत की जीवन रेखा कहते हैं, लेकिन ये भी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। भारत के तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के जम्मू ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये बांग्लादेश में जा करके मिलती है। तो तीस्ता जल विवाद भी हुआ था, जबकि अब समझौता हो चुका है। अगर तीस्ता जल विवाद पूछेगा तो आप यही कहेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अगर भारत नहीं देगा तो तिब्बत और बांग्लादेश के बीच में है। चलिए ठीक है, शेष अगले वीडियो में।